हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं भारत, और भारत को हम एक नज़र में संपूर्ण भारत का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा विषय रहेगा भारत एक दृष्टि में। एक नज़र में संपूर्ण भारत से बनने वाले क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे, और इससे बाहर आपको अन्य स्थानों से पाठ्यक्रम या क्वेश्चंस ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले ये भारत का मानचित्र है और इसका नाम भारत है तथा इसके अन्य नाम क्या हैं। तो हमारे देश का नाम जो है वो है भारत। हमें जीरो से लेकर शीर्ष तक कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, सबको देखकर चलना है। तथा इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। अन्य नाम इसके क्या हैं? तो अलग अलग लोगों द्वारा इसके नाम दिए गए हैं। सबसे पहले भारत। भारत किसके नाम पर पड़ा? तो ये राजवंशों के आधार पर। नेक्स्ट है हमारा इंडिया। तो इंडिया ग्रीक व यूनानियों द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा आर्यवर्त। तो आर्यवर्त किसके नाम पर दिया गया? तो आर्यों की भूमि तथा आर्यव्रत नाम आर्यों के द्वारा दिया गया था, जो मध्य एशिया से भारत में आए थे। नेक्स्ट है हमारा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ईरानियों के द्वारा नाम दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप हमारे वेद पुराणों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे राजधानी। तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। नई दिल्ली। नेक्स्ट हम देखेंगे भौगोलिक स्थिति। लास्ट क्लास में हम भौगोलिक स्थिति को डिस्कस कर चुके हैं। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध। अगर हम, ये तो अक्षांश के अनुसार हो गई, अगर अक्षांश और देशांतर दोनों के अनुसार देखते हैं तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं ये भी हम आपको लास्ट क्लास में बता चुके हैं। आइए हम अक्षांशीय विस्तार को देखते हैं। तो जो रेखाएं 0 डिग्री के समानांतर चलती हैं, ये पृथ्वी है, और ये 0 डिग्री या भूमध्य रेखा इसे कह सकते हैं। इसके जो समानांतर चलती हैं इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार देखेंगे कि भारत का यहाँ से और यहाँ तक विस्तार कितना है। तो दोनों में हम देखेंगे कि यहाँ से जो प्रारंभ हुआ है ये हुआ है 8 डिग्री और 4 मिनट से, और यहाँ ऊपर उत्तर में ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। तो हम इनको जब लिखते हैं तो यहाँ दोनों तरफ इसको भी उत्तर बोलते हैं और इसको भी उत्तर बोलते हैं। अगर भारत की दृष्टि से देखें तो ये उत्तरी हो जाता है, ये दक्षिणी हो जाता है। परंतु हम देखते हैं विश्व के स्तर से ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो भारत की स्थिति यहाँ पर है, यानी पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसी तरीके से जब हम देशांतर देखेंगे तो दोनों तरफ हमें पूर्वी और पूर्वी लिखा मिलेगा। इसका कारण यह है कि ये पूरी तरीके से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है देशांतर के अनुसार। इसी तरीके से अक्षांश जो है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 8 डिग्री 4 मिनट ये है उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। इसी तरीके से ये 37 डिग्री 6 मिनट
ये भी उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट हम देखेंगे देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार को देखेंगे। अब देशांतरीय रेखाएं क्या होती हैं? ये ग्लोब है और ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं और ये ध्रुवों पर आकर मिल जाती हैं, इनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, यानी वर्टिकल लाइंस को। तो ये यहाँ से प्रारंभ होती हैं और अरुणाचल प्रदेश यहाँ। तो अगर भारत की दृष्टि से देखें तो ये पूर्वी है और ये पश्चिमी है। परंतु जैसे कि हमने अभी बताया कि भारत जो है विश्व के अनुसार, देशांतर के अनुसार देखा जाए तो पूर्वी भाग में स्थित है, तो इसलिए इसे हम दोनों तरफ पूर्वी ही अध्ययन करेंगे। तो पूर्वी विस्तार है इसका यहाँ से। अभी हम भारत के अनुसार देखेंगे तो इसे हम पूर्वी बोलेंगे। तो ये है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट, और जो ये विस्तार है ये है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट ये भी पूर्वी देशांतर है, और 68 डिग्री 7 मिनट ये भी हमारा पूर्वी देशांतर है विश्व के अनुसार। क्योंकि देशांतर के अनुसार देखा जाए तो भारत पूरी तरीके से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर इसकी भारत की कोई ज्यामितीय आकार पूछता है तो वो किस प्रकार का होगा? तो भारत का ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय है। ज्यामितीय आकार भारत से संबंधित एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। प्लीज क्लास को पूरा वॉच कीजिए। तो ज्यामितीय आकार हो जाएगा आपका चतुष्कोणीय। अब हम बात करेंगे मानक समय रेखा। मानक समय रेखा, समय का निर्धारण हमेशा देशांतरों के माध्यम से किया जाता है, और विश्व का जो समय निर्धारण होता है वो होता है 0 डिग्री देशांतर से, और इसी को हम GMT भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। और यहाँ से पूरे विश्व का समय निर्धारण किया जाता है, और विश्व में जितने भी देश हैं वो सभी अपना निर्धारण कैसे करते हैं समय का? तो वो करते हैं, एक मान लीजिए एक देश का विस्तार यहाँ से यहाँ तक है, अपने भारत का ही एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो इसके बीच पड़ने वाली सभी देशांतर कितनी हैं? और जैसे कि ये 97 है और ये 68 है, 97 से 68 जाएंगे तो हमारा 29 आता है। तो 29 देशांतर लगभग हमारे संपूर्ण भारत पर पड़ते हैं। तो अब ये देखिए कि सबसे बीच वाली देशांतर कौन सी होगी? आइए हम समझाते हैं। जैसे हमने पूर्वी देशांतर बताई थी आपको 68, और सॉरी ये पश्चिमी है, और ये पूर्वी बताई थी 97। तो इनके बीच का अंतर कितना है? कितने देशांतर का अंतर है? तो 97 में से जब हम 68 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आएगा 29 देशांतर, यानी कि 29 देशांतर का अंतर है। और पूरे देश में एक जैसा समय रहे, समय अंतराल बराबर रहे। मान लीजिए हमें बीच का देशांतर चाहिए, इसलिए क्योंकि इधर का भी समय बराबर रहे और इधर का भी समय बराबर रहे, समय अंतराल हमें अधिक देखने को ना मिले। कई ऐसे देश हैं जैसे कि रूस, जो क्षेत्रफल में बहुत बड़े हैं, वो एक से अधिक उनकी मानक समय रेखा होती हैं, जिससे कि एक ही देश में अधिक समय अंतराल देखने को ना मिले। इसलिए तो हमारे भारत में जो देशांतर हैं 68 से 97 के बीच में वो 29 हैं। अब हमें बीच की देशांतर चाहिए, तो हम इसकी बीच की निकाल लेते हैं। 29 को हाफ करेंगे तो ये आएगा हमारा 14.5। अब चाहे तो इसमें ऐड कर दीजिए, चाहे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आएगा बीच का ही। तो हम पश्चिम देशांतर में ऐड करते हैं 14.5, तो ये आएगा हमारा 82.5 डिग्री। तो यानी कि हमारी जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है। तो हमारी जो मानक समय रेखा है वो लगभग यहाँ से गुजरती है, मानक
समय रेखा और ये 82.5 पर है। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ये रहती है कि ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये गुजरती है सबसे पहले यूपी, क्योंकि यूपी के प्रयागराज से ही नैनी नामक स्थान से भारत का समय निर्धारित किया जाता है। उसके बाद यूपी के जस्ट नीचे है एमपी, एमपी से होकर जाएगी और एमपी के नीचे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद है उड़ीसा और उड़ीसा के बाद में है आंध्र प्रदेश। इसे शॉर्ट में लिख देते हैं आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से होकर ये हमारी मानक समय रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये और बन जाता है कि जो 0 देशांतर से पूरे विश्व का समय निर्धारित किया जाता है और हमारे देश की है 82.5, तो इसमें कितने का समय अंतराल है। तो जो भाग पूर्वी में पड़ते हैं वो हमेशा आगे रहता है समय, और जो भाग 0 देशांतर के पीछे पड़ते हैं यानी पश्चिम में पड़ते हैं तो उनका समय हमेशा पीछे चलता है। तो हमारा समय 5.5 घंटे आगे है। GMT से जो भारत का टाइम है वो 5.5 घंटे आगे रहता है। किस तरीके से आगे रहता है ये हम लास्ट क्लास में आपको पूरा डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका भौगोलिक विस्तार यानी लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है। तो ये जो हमने ग्रीन कलर से डिनोट किया है ये उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई अधिक है इसकी चौड़ाई से। तो ये है 3214 किलोमीटर। और जो हमारी पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। तो इस तरीके से भारत से मुख्य 3 काल्पनिक रेखाएं हो गई जहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। एक हो गई उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 और पूरब से पश्चिम ये हो गई 2933, और एक मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री है और कौन कौन से राज्य पड़ते हैं। और एक और महत्वपूर्ण रेखा है कर्क रेखा। मान लीजिए ये 23.5 डिग्री पर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। ये कितने राज्यों से होकर जाती है, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। कर्क रेखा तो ये हमारे कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से, और उनके नाम भी हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले पड़ जाता है पश्चिम में गुजरात, नेक्स्ट राजस्थान, नेक्स्ट मध्य प्रदेश MP, नेक्स्ट हमारा छत्तीसगढ़, नेक्स्ट है हमारा झारखंड, नेक्स्ट पश्चिम बंगाल, नेक्स्ट है हमारा 7 सिस्टर में 2 राज्य पड़ते हैं त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हो गए कर्क रेखा पर पड़ने वाले 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ से एक प्रश्न बनने की और संभावना रहती है कि इन 8 राज्यों की जो राजधानियां हैं वो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक कौन सी है और सबसे दूरस्थ कौन सी है। तो सबसे दूर पड़ती है राजस्थान की जयपुर और सबसे नज़दीक पड़ती है झारखंड की रांची। तो इस तरीके से कर्क रेखा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारत की जो स्थलीय सीमा है जो स्थल से लगती है वह कितनी है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि स्थलीय सीमा भारत की कितनी है। तो स्थलीय सीमा है 15,000
106.7 किलोमीटर। यहाँ से जो स्थलीय सीमा है भारत की वो 15,106.7 किलोमीटर है। नेक्स्ट, ये तटीय सीमा पूछ सकता है कि तटीय सीमा भारत की कितनी है, या फिर जलीय सीमा, एक ही बात है। जलीय सीमा, तो जलीय सीमा है भारत की 6100 किलोमीटर। परंतु यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर लक्षद्वीप है और उसके आसपास के द्वीप हैं। तो उन सब की अगर हम सीमा मिला लेते हैं तो कुल जो जलीय सीमा है वो हमारी कितनी हो जाती है? कुल जलीय सीमा, तो कुल जलीय सीमा हो जाती है भारत की 7,516 किलोमीटर। तो अब ये सीमाओं से रिलेटेड कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे कि ये जो तट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो समुद्र में कोई भी देश कितना प्रयोग कर सकता है। ऐसा नहीं है कि समुद्री क्षेत्र है तो कोई भी देश कहीं तक उसका जल का प्रयोग कर सकता है या संसाधनों का प्रयोग कर सकता है। इसकी भी सीमा बटी हुई है। जैसे कोई भी देश है तो यहाँ हमारे देश का जो है 12 मील तक समुद्र की जो सीमा होती है वो नॉटिकल मील में नापी जाती है। तो ये है हमारी 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील। तो ये हमारी हो गई प्रादेशिक सीमा 12 नॉटिकल मील। और प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत कोई भी देश यहाँ तक पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है तथा संसाधनों का दोहन कर सकता है। नेक्स्ट है हमारी संलग्न सीमा। ये होती है 12 से 24 नॉटिकल मील तक, 24 नॉटिकल मील। इसको हम संलग्न सीमा के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है कि यहाँ तक कोई भी देश, जैसे कि अभी हम भारत का अध्ययन कर रहे हैं, तो भारत यहाँ तक 24 नॉटिकल मील तक सीमा शुल्क ले सकता है। अगर इस सीमा में कोई जहाज प्रवेश करते हैं तो उनसे शुल्क ले सकता है, तथा इसे हम कानूनी सीमा भी कह सकते हैं। और यहाँ तक कि पर्यावरण सुरक्षा का जो अधिकार या जिम्मेदारी है वो भारत की है। नेक्स्ट, इसके बाद जो है वो है अन्यन सीमा। ये 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील तक होती है, 200 नॉटिकल मील। और इसके अंतर्गत जैसे कि भारत है तो यहाँ तक अनुसंधान कर सकता है, कोई भी रिसर्च कर सकता है। तो हमने ये तटीय सीमा को देख लिया कि वह समुद्र में कहाँ तक प्रयोग कर सकता है। ये भारत की समुद्री सीमा हो गई। तो आइए हम इनको देखते हैं। प्रादेशिक सीमा ये हम करा चुके हैं, 12 नॉटिकल मील तक है। संलग्न सीमा 12 से 24 नॉटिकल मील तक है, यानी प्रादेशिक सीमा के बाद से स्टार्ट होती है। अन्य आर्थिक क्षेत्र ये 24 से 200 नॉटिकल मील तक है, संलग्न सीमा के बाद प्रारंभ होता है। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तो भारत की जो जलवायु है वह मानसूनी जलवायु है, मानसूनी जलवायु। भारत से संबंधित एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सभी को आपको देखकर नोट्स बनाने हैं और एक बार खुद से तैयार करना है। और सबसे अच्छा तैयार करने का तरीका ये है कि आप मानचित्र बनाइए और मानचित्र पर खुद ही ड्रॉ कीजिए, जिससे आपका ज्ञान स्थायी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि जो भारत का क्षेत्रफल है वह कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल एक तो भारत के अनुसार देखेंगे, एक विश्व के अनुसार। विश्व के अनुसार भारत का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल। तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और विश्व के अनुसार देखा जाए तो 2.4% है क्षेत्रफल। 32,87,263 और विश्व के अनुसार 2.4% है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में भारत का स्थान तो वो है 7वें नंबर पर आता है। तो इनसे बड़े बड़े कौन कौन से देश हैं? इनसे बड़े देश हैं रूस, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर आता है। उसके बाद कनाडा, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत। भारत 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर जनसंख्या के अनुसार बात करें, यही जनसंख्या के अनुसार विश्व में कौन से स्थान पर है? जनसंख्या में विश्व के अनुसार कौन सा स्थान है? तो यह है 2nd नंबर पर, दूसरे स्थान पर। तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है चीन। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में, लिंगानुपात या जनसंख्या घनत्व, कुल साक्षरता, पुरुषों की साक्षरता तथा महिलाओं की साक्षरता। तो लिंगानुपात जो है हमारा वो है 943 प्रति 1000 पुरुषों पर, यानी कि 1000 पुरुष होंगे तो 943 महिलाएं होंगी। लिंगानुपात कितना है? 943 प्रति 1000 पुरुषों पर। नेक्स्ट जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के अंतर्गत 382 व्यक्ति निवास करते हैं। नेक्स्ट जो है कुल साक्षरता, तो कुल साक्षरता है 74.04%, 74.04%। अगर बात करें केवल पुरुषों की साक्षरता की, तो पुरुषों की है 82.14% और महिलाओं की साक्षरता है 65.46%। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न जो बनने की संभावना रहती है, जैसे कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कौन सी है? तो राज्य हैं हमारे 28 और सभी राज्यों की और राजधानियां आपको पता होनी चाहिए, जहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये हम सभी अभी देखेंगे। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8 और इनकी भी राजधानी आपको ज्ञात होनी चाहिए। और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना अभी है, क्योंकि इनमें अभी परिवर्तन देखने को मिला है। वह क्या परिवर्तन है ये हम अभी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो यूनियन टेरिटरी न्यू बनी हुई हैं, जैसे कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, क्योंकि ये दोनों ही 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 यानी 31 अक्टूबर 2019 को ये नए
केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। और उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट हैं यूनियन टेरिटरी, वो हैं चंडीगढ़। नेक्स्ट 4th वन इज दिल्ली। नेक्स्ट हमारा जो दमन व दीप है तथा दादर नागर हवेली, इन दोनों को मर्ज कर दिया है। कब किया है? तो ये किया है संसद के द्वारा। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है कि लोकसभा द्वारा इसे 27 नवंबर 2019 लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को पारित किया गया तथा इसी को राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। और ये 31 अक्टूबर 2019, लगातार मंथ है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और सन भी आपकी सेम है, बस आपको डेट याद रखनी है। 31 अक्टूबर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और दमन और दादर नागर हवेली दोनों अलग अलग थे, उनको मर्ज किया गया। लोकसभा में पारित हुआ 27 नवंबर को और राज्यसभा में पारित हुआ है ये 3 दिसंबर को, तथा ये पूर्ण रूप से जब प्रभावी हुआ तो वो हुआ है 26 जनवरी को 2020। तो पूरी तरीके से जो ये प्रभावी हुए हैं वो हुए हैं 26 जनवरी 2020 को, और वर्तमान समय में ये दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश हैं तथा इन दोनों की जो नई राजधानी बनाई गई है वो है दमन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 5th हो गए, 6 यहीं पर डिनोट कर देते हैं हम। दादर और नागर हवेली, दमन और दीव दोनों मर्ज हैं। नेक्स्ट है हमारा लक्षद्वीप। नेक्स्ट पुदुचेरी। नेक्स्ट है हमारे, शॉर्ट में लिख देते हैं, अंडमान एंड निकोबार। और इन सब की हमें कैपिटल पता होनी चाहिए। लक्षद्वीप की कवरत्ती और पुदुचेरी जो है 3 स्थानों पर फैला हुआ है। कहाँ कहाँ पर? तो ये फैला हुआ है, जैसे कि आपने भारत का नक्शा देखा तो केरल में फैला हुआ है माहे स्थान पर, और तमिलनाडु में फैला हुआ है कराईकल पर, और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है ये यनम में। तो 3 स्थानों पर ये फैला हुआ है। और इसकी अंडमान एंड निकोबार की है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो 8 केंद्र शासित हमारे यूनियन टेरिटरी कंप्लीट होते हैं, और ये आपके लिए हम रिमेनिंग छोड़ते हैं कि इनकी कैपिटल आपको लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य तथा यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं उनकी संख्या 18 है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारत में राजमार्गों की संख्या कितनी है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है 599। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। सभी को पता होगा, ये राष्ट्रीय पशु है बाघ। ये तो सभी को पता होता है, परंतु इसका वैज्ञानिक नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जिसे हम पैंथेरा टाइग्रस के नाम से जानते हैं। अक्सर एग्जाम में राष्ट्रीय पशु का नाम जो वैज्ञानिक नाम है वो देखने को मिल जाता है, पैंथेरा टाइग्रस। नेक्स्ट हमारा जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वह कौन सा है? तो वह है हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है हमारा। नेक्स्ट राष्ट्रीय पक्षी सभी को पता होगा, राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, परंतु इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है पावो किस्टेसस इसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय वृक्ष, तो राष्ट्रीय वृक्ष
हमारा बरगद है, परंतु इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगालेंसिस। हमें वैज्ञानिक नाम इसके पता होने चाहिए, ये तो सामान्य सी बात है, सभी को पता होते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा बरगद और इसको हम वैज्ञानिक भाषा में फाइकस बेंगालेंसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प, तो राष्ट्रीय पुष्प है हमारा कमल और इसे हम वैज्ञानिक भाषा में नीलंबो न्यूसीफेरा के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय पुष्प कमल और इसको हम वैज्ञानिक भाषा में नीलंबो न्यूसीफेरा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह, तो ये सभी को पता होगा, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान है हमारा जन गण मन। जन गण मन, और इसके रचयिता का नाम पूछ लिया जाता है रविंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। वंदे मातरम, और इसके रचयिता हैं हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कई जगह अलग अलग देखने को मिलता है। बंकिम चंद्र चटर्जी। अब आपको याद कैसे रखना है, कुछ लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। राष्ट्रीय गान जो है हमारा जनगण मन है, तो राज से राष्ट्रीय गान और राज से रविन्द्रनाथ टैगोर, और यहाँ से याद रखना है कि गीत जो होता है हमारा वंदे मातरम होता है, बा से स्टार्ट होता है, और इसके रचयिता का नाम भी बा से स्टार्ट होता है, बंकिम चंद्र चटर्जी। बा से वंदे मातरम, बा से बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस तरीके से अगर आपको एक याद रहेगा तो दूसरा स्वतः ही याद रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम राजकीय भाषा। राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा है हिंदी। नेक्स्ट जो हमारी लिपि है, राष्ट्रीय लिपि। राष्ट्रीय लिपि क्या है हमारी? तो वह है देवनागरी। देवनागरी लिपि क्या होती है? लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो राष्ट्रीय वाक्य है हमारा सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वह कहाँ से लिया गया है? तो वह हमारा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है? तो तिरंगा। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी कौन सी है हमारी? गंगा। और जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है वह क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव। जलीय जीव, तो राष्ट्रीय जलीय जीव है हमारा गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन। इसे वैज्ञानिक भाषा में गंगा डॉल्फिन को हम प्लेटिनिस्टा और गैंगटिका के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारे तटीय
राज्य व तट के नाम रह जाते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे, यहाँ विभिन्न स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर तट के अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। ये गुजरात वाला स्थान है, इसे हम कच्छ के रण के नाम से जानते हैं, तथा इसको नीचे वाले को हम सौराष्ट्र या काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। तो हम तटों के नाम को देखेंगे, अक्सर एग्जाम में तटों के नाम देखने को मिलते हैं। तो इसे हम जानते हैं कच्छ का रण के नाम से, इस वाले क्षेत्र को, तथा इस वाले क्षेत्र को हम जानते हैं सौराष्ट्र या काठियावाड़ तट, सौराष्ट्र या काठियावाड़ तट के नाम से। इसका विस्तार यहाँ गुजरात से मुंबई तक है। नेक्स्ट, जो मुंबई से गोवा तक है, मुंबई से गोवा तक जो तट है उसको हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। कोंकण तट, जो मुंबई से गोवा, मुंबई से गोवा तक, और ये गुजरात से मुंबई तक। अब गोवा से यहाँ कर्नाटक, गोवा से कर्नाटक का जो तट है उसे हम काकीनाडा तट के नाम से जानते हैं, काकीनाडा तट। नेक्स्ट है कर्नाटक से कन्याकुमारी, यहाँ लास्ट कन्याकुमारी तक, तो इस तट को नाम देते हैं हम मालाबार तट। ये हो गया मालाबार तट। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे हम, ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है और इसे हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, कोरोमंडल तट। और यहाँ से आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, ये इसको हम उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं, उत्तरी सरकार तट। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर है उड़ीसा, इसके बीच के क्षेत्र, तटीय क्षेत्र को हम उत्कल तट के नाम से जानते हैं, उत्कल तट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ से पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, जिसे हम बेंगा तट के नाम से जानते हैं। तो ये मुख्य मुख्य हमारे तट कंप्लीट हो जाते हैं। ये है तट, कच्छ का रण तट गुजरात से मुंबई तक, सौराष्ट्र या काठियावाड़ तट मुंबई से ये गोवा तक, कोंकण तट, और गोवा से कर्नाटक काकीनाडा तट, और कर्नाटक से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक मालाबार तट, और ये तमिलनाडु वाला तट कहलाता है कोरोमंडल तट, और आंध्र प्रदेश वाला कहलाता है आंध्र प्रदेश उत्तरी सरकार तट, और उड़ीसा वाला कहलाता है उत्कल तट, तथा पश्चिम बंगाल वाला जो तट कहलाता है बेंगा तट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये पूर्वी तट है, पूरा पूर्वी तट, और ये है हमारा पश्चिमी तट। इससे लगने वाले राज्य, इनसे लगने वाले कुल राज्य कितने हैं, कुल तटीय राज्य कितने हैं? तो कुल तटीय राज्य हैं हमारे 9, और पश्चिम में पड़ते हैं 5 राज्य, 5 तटीय राज्य हैं, और पूर्वी हमारे 4 तटीय राज्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे पश्चिम में हमारे कौन कौन से राज्य हैं। तो यहाँ पड़ जाता है गुजरात, गुजरात के बाद इस क्षेत्र को, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र। नेक्स्ट हमारा महाराष्ट्र पड़ता है, महाराष्ट्र के बाद यहाँ छोटा सा क्षेत्र ये गोवा का है, गोवा नंबरिंग कर देते हैं 3, एंड 4th है हमारा यहाँ पर पड़ता है कर्नाटक। नेक्स्ट 5th है हमारा, लास्ट वन इज यहाँ केरल। राज्य देखने को मिलते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केरल। अब देखते हैं हम पूर्वी तट को। तो पूर्वी में यहाँ पड़ता है हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु। नेक्स्ट यहाँ पड़ेगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट इसके जस्ट ऊपर यहाँ पड़ेगा उड़ीसा, और 4th है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो पूर्वी तट से लगने वाले 4 राज्य हमारे कंप्लीट होते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देश, और इसमें भी हम देखने वाले हैं कि विभिन्न देशों के साथ जो भारत की सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसकी लंबाई कितनी है, तथा
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को हम लंबाई के अनुसार क्रमबद्ध रखेंगे और देखेंगे कि उनकी सीमा किन किन राज्यों के साथ लगती है। तो सबसे पहले हम पड़ोसी देश देखेंगे। यहाँ ये हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान, और यहाँ अफगानिस्तान, ये क्षेत्र हमारा चीन का है, चीन, और ये हमारा नेपाल है। नेक्स्ट ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश, और इधर जो सीमा लगती है म्यांमार की, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भूटान है और यहाँ पर मालदीव है। ये 8 हमारे पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी देश में तो हमारा श्रीलंका भी आ जाता है, ये है श्रीलंका। अभी हम केवल उन्हीं देशों को देखेंगे जिनकी सीमा भारत के साथ यहाँ लग रही है। तो ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, इनकी जलीय सीमा लगती है, तो इनको हम बाद में देखेंगे। सबसे अधिक सीमा जो लगती है वो बांग्लादेश की लगती है भारत के साथ। कितनी लगती है, तो सबसे अधिक ये लगती है 4096 किलोमीटर। और जब ये सीमा भारत के साथ लगती है तो ये किन किन राज्यों से सीमा से स्पर्श होता है, तो यहाँ पश्चिम बंगाल से होता है, इधर मेघालय है और यहाँ मिजोरम है। नेक्स्ट यहाँ पर असम है, ये त्रिपुरा और मिजोरम। तो 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम के साथ। पश्चिम बंगाल, यहाँ असम, ये मेघालय। असम बांग्लादेश को 2 तरफ से स्पर्श करता है, मेघालय। नेक्स्ट ये त्रिपुरा और मिजोरम। तो 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। तो ये हो गए 5 राज्य बांग्लादेश से। नेक्स्ट जो सबसे अधिक जो बनाता है बांग्लादेश के बाद, वो कौन है, वो है चीन। तो कितनी बनाता है, ये बनाता है 3488 किलोमीटर। अब ये किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो ये बनाता है यहाँ लद्दाख वाला क्षेत्र, लद्दाख। नेक्स्ट लद्दाख के बाद यहाँ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नेक्स्ट उत्तराखंड, और इसके बाद यहाँ सिक्किम, नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ये भी 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट है हमारा पाकिस्तान। तो ये बनाता है 3323 किलोमीटर। ये भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये भी करता है 5 राज्यों के साथ करता है। कौन कौन सा, गुजरात, राजस्थान, नेक्स्ट यहाँ पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, और नेक्स्ट लद्दाख। तो 5 राज्यों के साथ ये भी सीमा साझा करता है। ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है जो कि भारत के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 4th नंबर पर कौन है। फर्स्ट हो गया बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। तो 4th नंबर पर है नेपाल। नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और कितने राज्यों को स्पर्श करता है, तो ये भी 5 राज्यों को स्पर्श करता है। पहला यूपी, फिर बिहार, यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं, नेक्स्ट पश्चिम बंगाल और सिक्किम, नेक्स्ट है उत्तराखंड। तो ये भी 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये सभी 5 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। बांग्लादेश भी 5 के साथ, चीन भी 5 के साथ, पाकिस्तान भी 5 राज्यों के साथ, नेपाल भी 5 राज्यों के साथ। नेक्स्ट है 5th नंबर पर म्यांमार। तो ये भारत के साथ सीमा साझा करता है 1643 किलोमीटर की, और ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक अरुणाचल प्रदेश, सेकंड नागालैंड,
नेक्स्ट मिजोरम और मणिपुर। 6 नंबर पर है सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला भूटान। ये कितनी करता है? ये करता है 699 किलोमीटर। तो ये भी 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ये बनाता है पश्चिम बंगाल, यहाँ सिक्किम, नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश, नेक्स्ट असम। लास्ट सबसे कम जो सीमा बनाता है वह बनाता है अफगानिस्तान, केवल 106 किलोमीटर की, 106 किलोमीटर। और ये एक राज्य के साथ केवल सीमा बनाता है, लद्दाख। तो सबसे अधिक बनाता है बांग्लादेश 4096 किलोमीटर और सबसे कम बनाता है अफगानिस्तान। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है। सभी ये सोचिए, सबसे छोटा निकाल दीजिए, एक राज्य के साथ सीमा बनाता है केवल 106 किलोमीटर। बाकी जितने भी बड़े हैं वो सभी पांच राज्यों के साथ सीमा बनाते केवल और केवल म्यांमार और भूटान को छोड़ के। सभी 5 के साथ बनाते हैं, चीन भी, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी और नेपाल भी। तो भूटान और म्यांमार को छोड़ के सब 5 के साथ बनाते हैं। अफगानिस्तान तो निकल गया क्योंकि ये सबसे छोटा देश है जो भारत के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला। तो इस तरीके से सभी 5 के साथ बनाएंगे, भूटान और म्यांमार को छोड़ के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से ये बनता है कि जो पाकिस्तान और भारत की जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्सर ये एग्जाम में देखने को मिलती है। तो इसे हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान की जो डिवाइडर लाइन है उसको हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। और भारत और अफगानिस्तान के जो बीच में है उसे हम डूरंड के नाम से जानते हैं, डूरंड रेखा। और भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसे हम मैकमोहन के नाम से जानते हैं, मैकमोहन रेखा। हमारे भारत के पड़ोसी देश, उनकी सीमाएं व रेखाएं कंप्लीट होती हैं। एक बार आप इनकी राजधानियों पर भी नजर डाल लीजिए। पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, अफगानिस्तान की काबुल है, चीन की बीजिंग है और नेपाल की काठमांडू है, भूटान की थिम्फू और बांग्लादेश की ढाका, म्यांमार की नेपिदा है, मालदीव की माले है और श्रीलंका की श्री जयवर्धने कोटे है। और इनकी मुद्रा भी याद रखिए, ये हम पिछली क्लास में करा चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, भारत के महत्वपूर्ण चैनल के नाम पूछ लिए जाते हैं और यहाँ पर इनके जलीय संधियों के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है उसे हम किस नाम से जानते हैं? भारत और श्रीलंका के बीच में जो संधि है उसे हम जलडमरू जल संधि या पाक स्ट्रेट जल संधि के नाम से जानते हैं। तथा इस वाले क्षेत्र को तो हम पाक स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। और श्रीलंका और तमिलनाडु इधर का जो क्षेत्र है इसे हम मन्नार की खाड़ी के नाम से जानते हैं, मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट यहाँ पर हमने देखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर, और यहाँ पर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के भी 3 द्वीप हैं, इसके 3 द्वीप हैं यहाँ पर। तो तीनों द्वीपों के नाम हैं, इसे हम अमीनी द्वीप के नाम से जानते हैं, इसे लक्का द्वीप और इसे मिनिकॉय द्वीप। अमीनी द्वीप, लक्का द्वीप और मिनिकॉय द्वीप शॉर्ट में लिख देते हैं। तो लक्षद्वीप या मालदीव के बीच में कौन सी चैनल है? ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। और यहाँ पर हम देखने वाले इंपॉर्टेंट द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप देखेंगे सबसे पहले। लक्षद्वीप के हमारे 3 द्वीप हैं, कौन कौन से हैं? अमीनी द्वीप, लक्का द्वीप और मिनिकॉय द्वीप। अमीनी शॉर्ट में लिख देते हैं, लक्का द्वीप और मिनिकॉय द्वीप। और यहाँ पर पड़ता है हमारा मालदीव। मालदीव अगर मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में पूछता है कौन सा डिग्री चैनल है, तो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। चैनल का मतलब अक्षांश से ही होता है कि इस अक्षांश से ये एक दूसरे से अलग होते हैं।
तो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच पूछा जाए, इसके द्वीपों का नाम नहीं रखा जाए, केवल लक्षद्वीप का नाम ले रहा है वो, तो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच पूछा जाए 8 डिग्री चैनल, द्वीप का अंतिम द्वीप का नाम ले लेता है और इधर मालदीव को रख देता है कि लक्षद्वीप का जो द्वीप है अंतिम वह है मिनिकॉय। मिनिकॉय और मालदीव के बीच कौन सा चैनल है, तो वह भी 8 डिग्री चैनल है। दोनों तरीके से प्रश्न बन सकता है, लक्षद्वीप मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय मालदीव के बीच में तब भी 8 डिग्री चैनल। अब लक्षद्वीप के इन दो द्वीपों के बीच में एक चैनल है लक्काद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल, तो ये स्वयं लक्षद्वीप के ही द्वीपों के बीच में है। नेक्स्ट इधर देखेंगे हम, यहाँ अंडमान निकोबार है, अंडमान के यहाँ द्वीप हैं, ये निकोबार के द्वीप हैं। ये वाला क्षेत्र हमारा पूरा अंडमान हो जाता है और ये निकोबार। तो हम देख रहे हैं इम्पोर्टेंट चैनल्स को, तो अंडमान और निकोबार के बीच में जो चैनल है 10 डिग्री चैनल है, ये है अंडमान और ये निकोबार। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है और इनके अगर हम नाम देखें अंडमान के, तो इसे हम उत्तरी अंडमान के नाम से जानते हैं, उत्तरी अंडमान, और इसको हम मध्य अंडमान के नाम से जानते हैं तथा इसको हम दक्षिणी अंडमान के नाम से जानते हैं, और ये है हमारा लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक और जल संधि है, वो है डंकन जल संधि। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और सबसे अंतिम में लिटिल अंडमान। तो नीचे के जो दो द्वीप हैं दक्षिणी अंडमान के और लिटिल अंडमान के, इनके बीच में है डक्कन जल संधि। और अगर हम नीचे के देखते हैं यहाँ निकोबार में, तो ये हमारा पहला पड़ जाता है कार निकोबार, इसे अलग कलर से डिनोट करते हैं। पहले द्वीप को हम कहते हैं कार निकोबार, दूसरे को कहते हैं लिटिल निकोबार और थर्ड वन इज ग्रेट निकोबार। थर्ड ही है, इसमें फोर्थ नहीं है। तो इनके बीच में अगर देखें तो यहाँ पाया जाता है सोवरेंस जल संधि, सोवरेरो जल संधि। और नेक्स्ट इनके बीच में पाया जाता है लिटिल और ग्रेट के बीच में सेंट जॉर्ज जल संधि। और यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट ये बन जाता है कि भारत में 2 ही ज्वालामुखी हैं और वो भी यहीं पर स्थित हैं। मध्य अंडमान पर स्थित है बैरन ज्वालामुखी, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक और ज्वालामुखी है जो कि यहाँ है उत्तरी अंडमान पर, नारकोंडम, जो कि सुसुप्त अवस्था में, नारकोंडम ज्वालामुखी। तो 2 ही ज्वालामुखी हैं, बैरन ज्वालामुखी और नारकोंडम। बैरन सक्रिय है, नारकोंडम सुसुप्त अवस्था में है। और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है, वो दक्षिणी अंडमान पर है, यहाँ पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिणी अंडमान पर है। यहाँ हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिए, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। आइए हम देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत में कुल 28 राज्य हैं व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। अब हम केंद्र शासित प्रदेशों को देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सन 2019 में 31 अक्टूबर को 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। तो पहले राज्यों की संख्या कितनी थी और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? पहले राज्यों की संख्या थी 29, जिसमें से एक राज्य कम हो गया, जम्मू कश्मीर। तो वर्तमान में राज्यों की संख्या है 28 और केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थे, तो
2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ तो इनकी संख्या हो जाती है 9। लेकिन इसी समय 2 जो केंद्र शासित प्रदेश थे, दमन-दीव और दादर नागर हवेली, इनको इसी समय 1 कर दिया गया। तो यहाँ पर एक संख्या कम हो जाती है। तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 29 में से 1 कम हुआ हमारा राज्य जम्मू कश्मीर, तो राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश 7 थे, 2 बढ़े, तो 2 बढ़ने पर यहाँ पर 2 में से 1 कम हो गया, इन दोनों को 1 ही कर दिया गया। तो एक संख्या यहाँ पर कम हो गई, तो वर्तमान में संख्या 8, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। भारत के कुल कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो वो है 17। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा देश बनाता है? भारत किसके साथ, कौन सा पड़ोसी देश है जिसके साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है? तो वो है बांग्लादेश, 4,096 किलोमीटर। इसी तरीके से भारत की सबसे कम स्थलीय सीमा किससे लगती है? तो वो लगती है अफगानिस्तान से, 106 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई है उसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान के साथ या जो बीच में रेखा है उसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच रेखा है मैकमोहन रेखा। भारत की जलीय या समुद्री सीमा से लगने वाले राज्य, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और उसके नीचे के जितने भी राज्य हैं प्रायद्वीपीय भारत के, उसमें से 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है। तो वो कौन कौन से हैं? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा किसकी लगती है? तो वो लगती है गुजरात की। ये क्रमानुसार ही लगे हुए हैं। उसके बाद सबसे अधिक समुद्री सीमा किस राज्य की लगती है? आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु की, फिर महाराष्ट्र की, फिर केरल की, फिर उड़ीसा की, उसके बाद कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सबसे कम सीमा लगती है वो लगती है गोवा की, क्योंकि ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारत की जलीय सीमा की कुल लंबाई है 7,516 किलोमीटर। तथा अब हम देखेंगे कि अंडमान निकोबार एक दूसरे से किस डिग्री चैनल से अलग होते हैं। चैनल का मतलब अक्षांश से ही होता है कि किस अक्षांश से, यानी कि इनके बीच कौन सी अक्षांश रेखा आ रही है जिससे ये अलग हुए हैं। तो अंडमान और निकोबार के बीच जो अक्षांशीय रेखा है वो है 10 डिग्री। 10 डिग्री चैनल से ये एक दूसरे से अलग होते हैं। इसी तरीके से लक्षद्वीप और मालदीव एक दूसरे से 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। आज फ्रेंड्स हमने बहुत ही अच्छे से पूरे भारत को कवर किया, कहाँ कहाँ से इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस किस टॉपिक से वह किस तरीके से क्वेश्चन निकाल सकता है। तो संपूर्ण भारत से संबंधित हमने सभी क्वेश्चंस को देख लिया है। आप लोग प्लीज़ पूरी वीडियो को वॉच कीजिए और अच्छे से क्वेश्चंस को लगाइए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर हमारा कंटेंट पसंद हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।